नमस्कार साथियों। ये अकाउंटेंसी की एस्टेट की जो 10वीं क्लास है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम परचेज बुक को पढ़ेंगे, सेल्स बुक को पढ़ेंगे, परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक को पढ़ेंगे और साथ में जनरल प्रॉपर को पढ़ेंगे। हालांकि जनरल प्रॉपर को हम पहले भी या जनरल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर की। देखिए, वो जो सिंपल जनरल थी वो अलग चीज़ थी और यहाँ पे जनरल प्रॉपर एक सब्सिडरी बुक के रूप में उभर के सामने आ रही है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिना देरी करते हुए परचेज बुक की। और परचेज बुक असल में होती क्या है? तो देखिए, बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। कुछ ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे होती है। ठीक है, जो कैश ट्रांजैक्शन है वो तो हमारी कैश बुक में चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू गुड्स, कि भाई हम माल खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? माल खरीद रहे हैं, किसमें? उधार में। तो उसकी ट्रांजैक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करा जाता है? तो अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसके अंदर हम यहाँ पे परचेज अकाउंट टर्म का इस्तेमाल करते थे। कौन सी टर्म का इस्तेमाल करते थे? परचेज अकाउंट, अकाउंट बोलते थे। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे परचेज बुक। देखिए, जब परचेज अकाउंट की टर्म को थोड़ा सा ब्रॉडर करके हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर ले, कहते देखो परचेज अकाउंट, अकाउंट एक अलग टर्म है और बुक एक अलग टर्म है। यहाँ पे बुक जो है ना, वो सब्सिडरी बुक का भी काम करती है। ठीक है, सब्सिडरी बुक का भी काम करती है और इधर जो है प्राइमरी बुक का, यूं यूं कहा जाए कि भी मेन बुक का भी काम करती है। मेन बुक का भी काम करती है। ये प्राइमरी भी है और मेन बुक भी है। कैसे है? देखिए ध्यान से। वे परचेज बुक में क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। कहते हैं कोई भी माल अगर हम उधार में खरीद रहे हैं ना, ठीक है, उधार में माल खरीद रहे हैं, तो उसको कहाँ पर शो करेंगे? उसको हम यहाँ पे परचेज बुक में शो करेंगे, अगर हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर परचेज को सेपरेटली या परचेज बुक को सेपरेटली मेंशन या मेंटेन किया जा रहा है। तो अब इसके अंदर बात है यहाँ पे माल, तो गुड्स इसको क्या कहते हैं भाई? ये असल में मतलब क्या है? तो देखिए, माल से यहाँ पे जो मीनिंग है ना वो सिंपल, कहते हैं वो सारी की सारी चीजें, दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रिसेल पर्पस, जिनको हम यहाँ पे दोबारा बेचने के उद्देश्य से परचेज कर रहे होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे गुड्स कहते हैं, माल कहते हैं। और इनको बेचा जा सकता है कि भी आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि इनके ऊपर थोड़ा सा और प्रोसेस करने के बाद इनका जो यूं कहा जाए कि भी लुक लुक है उसको चेंज करके या इनके इंग्रेडिएंट को चेंज करके यहाँ पे जब बेचा जाए तब भी हमारे पास गुड्स हैं, या फिर इनको विदाउट प्रोसेसिंग यानी कि एज इट इज जिस फॉर्म में ये हैं उसी फॉर्म में बेचा जाए तो तब भी हमारे पास ये गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे पास हम बात करते हैं, एक कंबल का व्यापारी है, मान लीजिए एक कंबल का व्यापारी है, तो अगर वो कंबल खरीद के ही बेचता है, ठीक है, कंबल खरीद के ही बेचता है, तो तब भी कंबल उसके लिए क्या है? माल है। और अगर वो कंबल बनाने के लिए धागा खरीदता है तो वो धागा भी उसके लिए क्या है? माल है। ध्यान दे, ये हमारे पास उसका तैयार माल होता है जिसको वो परचेज कर रहा होता है, ये उसके पास उसका रॉ मटेरियल होता है जिसको वो बाद में मॉडिफाई करके या उसको यूं कहा जाए प्रोसेस करके कंबल बना के बेचेगा। तो कंबल के व्यापारी के लिए कंबल माल हो गया, ठीक है, धागे के व्यापारी के लिए धागा माल हो गया। अब ध्यान दे, कहता है जो व्यापारी जो भी बिजनेस जो भी काम कर रहा है ना, उससे रिलेटेड जो भी आइटम वो परचेज कर रहा है रिसेल पर्पज के लिए, वो सारी की सारी क्या है? गुड्स है। अब सोने का व्यापारी है तो उसको क्या करना? उसके लिए तो वो सोना माल ही है। ठीक है, तो सोने के व्यापारी के लिए सोना माल है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो क्या कहता है? बोले फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। तो देखिए, जो परचेज बुक है उसका फॉर्मेट, तो फॉर्मेट तो आपके लिए सीधा ही, इसके अंदर कॉलम्स हमारे पास क्रिएट करे जाते हैं। सबसे पहला होता है, मैं इसके कॉलम्स की बात कर लेता हूँ। फॉर्मेट तो आप सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है। परचेज बुक के अंदर बस ध्यान दे एक चीज, इसके अंदर कोई डेबिट या क्रेडिट कॉलम नहीं होता। ठीक है, परचेज बुक के अंदर कोई भी डेबिट या क्रेडिट कॉलम नहीं होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इधर है, क्योंकि इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाता है। तो ध्यान दे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर डेट, यानी कि पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शन वो कब हुई तो इसकी कंप्लीट डिटेल होती है। फिर पर्टिकुलर कहते हैं इन द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द और द फर्म फ्रॉम whom द गुड्स आर परचेज्ड विद द डिस्क्रिप्शन। कहते हैं कि भी यहाँ पे कौन से आदमी से हमने माल खरीदा है इसकी कंप्लीट डिटेल होती है, और साथ में उसका लिटिल डिस्क्रिप्शन, उसका जो है डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे मेंशन होती हैं। कौन सा अकाउंट डेबिट या कौन से अकाउंट या किस बंदे से लिया है, कितना लिया है, ठीक है, और कितना ट्रेड डिस्काउंट हम लेके यहाँ पे दिया है, वो सब इसके अंदर मेंशन होता है। साथ में इसके अंदर होता है इनवॉइस नंबर। मैंने इनवॉइस नंबर मेंशन करा क्योंकि किसी न किसी बिल के बिहाफ पे ही इसमें, यानी कि एक
सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही इसके अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है, यानी कि नंबर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट या बिल नंबर इसके अंदर मेंशन किया जाता है, कॉलम क्रिएट करा जाता है। नेक्स्ट, लेजर फोलियो, तो पेज नंबर कहता है जिस भी पेज नंबर पर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हमने लेजर में पोस्ट किया है तो उस पेज लेजर का वो पेज है ना, वो पेज नंबर इधर मेंशन करना होता है। और साथ में डिटेल कहते हैं इसके अंदर, कहते हैं जो भी इंडिविजुअल अमाउंट है हम लोग दे रहे हैं वो इसके अंदर मेंशन होता है। इसके साथ साथ अगले पॉइंट्स पे कहता है फिर यहाँ पे एक परचेज कॉलम क्रिएट करा जाता है जिसके अंदर नेट अमाउंट ऑफ परचेज आफ्टर रिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो भी हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ परचेज है ना वो इसके अंदर मेंशन होता है। फिर यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, कहते हैं एक काइंड ऑफ टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, तो उसको यहाँ पे लिखा जाता है, दिया जाता है। इनपुट क्यों कहा जाता है इनको अगले स्लाइड्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज शोन इन दिस। कहते हैं कि भी यहाँ पे क्या होता है, सीजीएसटी आईजीएसटी जोड़ने के बाद आपका जो भी बनता है ना वो टोटल अमाउंट इधर आ जाता है, ध्यान में रखें। अब कहते हैं भाई टोटल अमाउंट ऑफ दिस कॉलम इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट फ्रॉम whom वी परचेज द गुड्स। कहते हैं कि भी ये जो टोटल अमाउंट होता है ना यही हमारे उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है लेजर के अंदर, जिस पे से हमने माल परचेज किया है। ठीक है भाई, मान लीजिए हमने यहाँ पे शाम पे से माल परचेज करा, तो शाम पे से माल कितने का खरीदा हम लोगों ने, ध्यान दो, हमने शाम पे से एक्चुअली में माल खरीदा है 100 रुपये का, उसके ऊपर 10 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट, तो माल कितने का बन गया 90। तो शाम को हमने 90 देने हैं ना, लेकिन ध्यान दो हमने क्या करना है उसके ऊपर जीएसटी निकाल लेना है। मान लीजिए 20 रुपये का आपका सीजीएसटी आईजीएसटी टोटल बन गया, तो यहाँ पर कितने रुपए देने हमने शाम को 110 रुपये। तो ये है वो टोटल अमाउंट, ठीक है, जिसके अंदर आपका टोटल ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है ये मेंशन होता है प्रॉपर तरीके से, यानी कि हम शाम को इतना रुपया पे करेंगे, ये ध्यान में रखें, इसके अंदर जीएसटी शामिल होता है। नेक्स्ट कहते हैं डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, कहते हैं खाता बही में यानी कि परचेज बुक में, खाता बही बोल दिया मैंने सॉरी, परचेज बुक में और परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंसेस हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, परचेज बुक जो है ना भाई वो किसका पार्ट है, वो जर्नल का, यानी कि प्राइमरी बुक का भी काम करता है। ठीक है, ये बात तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ, क्योंकि जर्नल के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है इन परचेजेस को, फिर अगर हमने यहाँ पे परचेज बुक को मेंटेन कर लिया तो। जबकि जो परचेज अकाउंट है ना वो कहाँ पे, वो लेजर का पार्ट है, उसको लेजर में बनाया जाता है। ठीक है, क्या सर एक ही चीज से काम चल जाएगा, या हम परचेज जैसे कैश बुक के अंदर कैश बुक बनाया तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्या यहाँ पे परचेज बुक बना ली तो क्या परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको परचेज बुक भी बनाना पड़ेगा और परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि परचेज बुक में हम सभी के सभी उधार लेन देन को, ठीक है, उधार जो भी हमने माल खरीदा है उधार माल खरीद को, और सर जी अगर नकद माल खरीदा तो देखो उसको कैश बुक में मेंशन करा जाता है, लेकिन कैश बुक में किसके थ्रू, वो हमारे पास परचेज अकाउंट के थ्रू मेंशन करा जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए लेजर के अंदर हमको अगर नकद माल खरीद करी है तो कैश बुक के साथ साथ हमको लेजर के अंदर परचेज अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यानी कि परचेज बुक बनाना इस बात का सॉल्यूशन है कि परचेज बुक को देखते हमको सारे उधार ट्रांजैक्शंस का पता चल जाता है, किस किस से कितना उधार लिया है, और परचेज अकाउंट को देखते ही हमको ये पता चल जाता है कि भाई हमने कुल नकद में कितना परचेज किया है, क्रय किया है, इसकी डिटेल हमारे पास हो जाती है। अब परचेज बुक इज नॉट डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। जी हाँ, परचेज बुक के अंदर, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ, कोई डेबिट या क्रेडिट कॉलम नहीं होता, ये सिंपल एक स्टेटमेंट होती है, जबकि परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स क्रिएट करे जाते हैं। नेक्स्ट, परचेज बुक इज कंटेन और रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उधार माल खरीद को ही लिखा जाता है, जबकि जो हम परचेज अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नकद माल खरीद को लिखा जाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में दे, यही इनके अंदर बेसिक सा डिफरेंसेस है। ठीक है, और दोनों को साथ में मेंटेन करना जरूरी है। परचेज बुक आपकी सेपरेट बुक बन जाएगी, जबकि परचेज अकाउंट को आपने लेजर के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब कहता है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी ये क्या होता है, तो इस चीज को भी समझेंगे। तो सबसे पहली बात करता है, यहाँ पे ध्यान दे, सीजीएस जीएसटी, तो जीएसटी क्या है, एक टैक्स है जो कि चार्ज किया जाता है या लगाया जाता है किसके बाद द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किस पे, ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के खरीद फरोख्त पर जो टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है उसको जीएसटी बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट अब बात कहता है जीएसटी क्या होता है। तो देखिए हमारे पास दो गवर्नमेंट होती हैं किसी हमारे कंट्री में, तो है ही, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखिए ध्यान से, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना उसके हिस्से को, जब जो जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जो भी कलेक्ट करा उसको यहाँ पे स्टेट में, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड करना होता है। तो जो हिस्सा स्टेट के हिस्से आता है उसको एसजीएसटी बोला जाता है, और जो हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से आता है वो उसको एसजीएसटी बोला जाता है। लेकिन सर फिर ये आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पहले इनको समझ लीजिए। जब इंट्रा स्टेट, ध्यान दो, इंट्रा इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर लेन देन हो रहा है, यानी कि ये हरियाणा है, हरियाणा में ही एक दूसरे के साथ सेल परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी टैक्स लगेगा ना उसको यहाँ पे सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी ये लगेगा भाई। लेकिन अगर मान लो हरियाणा का जो ट्रेड है ना वो दिल्ली के साथ या यूपी के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर स्टेट बिजनेस आ जाएगा, तो यहाँ पर दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म लग जाएगा जिसको हम यहाँ पे आईजीएसटी कहते हैं। इन शॉर्ट अगर पूछा जाए तो एसजीएसटी कब लगाया जाता है, तो ये इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर होने वाले जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उन पे लगाया जाता है। और आईजीएसटी किन पे लगाया जाता है, तो कहता है जो इंटर स्टेट है, एक से दूसरी स्टेट के अंदर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनके ऊपर यहाँ पे आईजीएसटी लगाया जाता है। और हाँ, जो जीएसटी है उसका रेट अलग अलग बिजनेसेस के लिए, अलग अलग गुड्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग होता है, तो ये ध्यान में रख लेना। मैंने यहाँ पे इनके जो है कि भी रेट्स को कंफर्म नहीं करा है, ठीक है, अगली किसी वीडियो के अंदर हम यहाँ पे इनके रेट्स को कंफर्म करा देंगे आपको नेक्स्ट, क्योंकि इनकी रेट फ्लक्चुएटिंग रहती है भाई, कभी बढ़ा देते कभी कम कर देते हैं। अब कहता है इनपुट और आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझिए। देखिए इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी जो भी आपका आईजीएसटी, इनपुट क्यों बोला उसको, देखिए ध्यान से, जब भी हम माल परचेज करते हैं तो इसका मतलब है कि भी हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, और इस पेमेंट के अंदर हम यहाँ पे उसको बंदे को जिसको भी जिस पे से भी खरीद रहे हैं ना उसको हम टोटल अमाउंट देते हैं जिसके अंदर परचेज वैल्यू प्लस साथ में जीएसटी मेंशन होता है। क्योंकि हम यहाँ पर जीएसटी पहले से ही दे रहे हैं, तो इस जीएसटी की हम बाद में क्या करेंगे, इसको हम अपने जो इनपुट जीएसटी होगा उसके साथ यहाँ पे, सॉरी आउटपुट जीएसटी होगा उसके साथ यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, यानी कि उसमें से डिडक्शन ले लेंगे। क्या कहता है, जब वस्तुओं और सेवाओं को हम खरीदते हैं तो हमें उसकी कीमत के साथ जीएसटी का भुगतान करना होता है, और क्योंकि हम इस भुगतान को पहले ही कर चुके हैं अतः बाद में हम इसकी कटौती कुल प्राप्त जीएसटी से ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद फिर कहता है आउटपुट क्यों बोल रहा है सर, तो कहता है जब हम सेल करते हैं, देखो परचेज पे तो हमारे पास इनपुट जीएसटी, और जब हम सेल करेंगे तो उसको आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे हमको जीएसटी कलेक्ट हो रहा होगा, यानी कि हमको जीएसटी रिसीव हो रहा होगा, ठीक है। अब रिसीव हो रहा होगा तो जो भी रिसीव होगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी है कि हमने उसको सरकार को पे करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। तो जो भी हमारे पास इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी होगा उसको हम इससे मिलान करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा, अगर हमारा इनपुट एसजीएसटी ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहते हैं कि जीएसटी का रिफंड ले लेंगे, और अगर हमारा आउटपुट जीएसटी ज़्यादा होगा तो हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दें, रिफंड, रिफंड का मतलब तब होगा जब हमारा इनपुट हमारे आउटपुट से ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि हमने ज़्यादा जीएसटी पे कर दिया इन कंपैरिजन टू जीएसटी कलेक्टेड, तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट हम लोगों ने करी है हम जीएसटी काउंसिल से उसका रिफंड मांग सकते हैं। और अगर इसका वाइस वर्सा होगा तो जो भी जीएसटी हमारे पास सरकार का पेंडिंग है हमने उसको पे करना होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट लगता है या इनपुट जीएसटी होता है परचेज पर, और आउटपुट जीएसटी होता है हमारे पास सेल्स पर। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे जो अगली बुक है उसका नाम है सेल्स बुक। सेल्स बुक होती क्या है, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं विक्रय बही। क्या कहते हैं हम इसको, विक्रय बही। अच्छा सर, बहुत अच्छे, विक्रय बही कहते हैं। काम क्या है इसका, तो देखिए जिस तरीके से परचेज बुक के अंदर ओनली परचेज लिखे गए थे, कौन से वाले, उधार वाले, तो ठीक वैसे ही जब हम उधार में माल बेचें तो उनको कहाँ पे लिखेंगे, उनको सेल्स बुक के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इनटू दिस कैश बुक। जितने भी उधार लेन देन है ना या उधार माल बेचा है हम लोगों ने,
वो सब इसके अंदर लिखा जाता है। ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ माल के ही उधार को लिखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि भी आपने संपत्ति उधार में भेज दी उसको भी लिखोगे, ना 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 ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स, जिस तरीके से परचेज में सिर्फ गुड्स को लिया था, तो यहाँ पे सेल्स में भी सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ही लेंगे हम। यहाँ पे असेट्स का कोई फंडा नहीं रहने वाला। साथ में सेल्स बुक के अंदर भी कोई डेबिट या क्रेडिट कॉलम या साइड नहीं होती हैं। ये भी किस फॉर्म में, एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखें, ये भी एक स्टेटमेंट फॉर्म में, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। वही इसके कॉलम क्या क्या है, तो इसमें भी सबसे पहला डेट है कि पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किस तारीख पे हुई है। फिर यहाँ पे कहता है कि भी पर्टिकुलर, तो इसके अंदर कहता है नेम ऑफ द कस्टमर जिसको हमने माल बेचा है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स आर रिटर्न, जो भी गुड्स का सामान, क्या क्या सामान था, कितनी क्वांटिटी थी, वगैरह वगैरह सब इसके अंदर मेंशन होता है। तो इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कहा जाता है, यानी कि एक छोटा सा विवरण कह लो आप, विवरण, इसको हम यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद कहता है सेल्स, तो नेट अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न इन द कॉलम बुक, कहता है कि जो भी हमारे पास सेल्स है उसको हम यहाँ पे कहाँ पे, जो भी नेट अमाउंट है सेल्स की उसके अंदर इसके रखा जाता है। फिर यहाँ पे कहता है आउटपुट SCGST, इनपुट आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ये भी इसके अंदर एक सेपरेट कॉलम है जो बनाए जाते हैं। और साथ में लास्ट में आगे हमारा टोटल अमाउंट, कहते हैं कि भी जो भी नेट अमाउंट है इस नेट अमाउंट में ये प्लस करे, ठीक है, और उसके बाद जो भी आएगा वो हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसके कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स भी आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे अगली बुक की तरफ चलते हैं, वो है परचेज रिटर्न बुक। देखिए हम लोगों ने परचेज बुक कर लिया, हमने परचेज सेल्स बुक कर लिया, अब हम यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक पे आ जाते हैं। ये क्या होता है, तो देखिए इट इज ए बुक विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न विच इज या विच वी परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। कहता है हमने उधार में माल लिया और हमको समझ में नहीं आया तो हमने वो कर दिया क्या, वापस। तो जब उधार में माल लिया तो परचेज बुक में लिखा, जब उधार वापस करेंगे तो कहाँ पे, बोले परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि सेपरेट बुक यहाँ पे प्रिपेयर करी जा रही है। तो सारे के सारे जितने भी उधार वापसी है हम यहाँ पे करेंगे, माल खरीदा हुआ, तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक के थ्रू ही करेंगे। अब ध्यान दे, जब हम माल वापस करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, कुछ रीजंस देने होते हैं, तो माल क्यों वापस करा जा रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि जब हम माल को वापस करते हैं उसकी जो रीजन है वो क्या क्या, भाई आपकी जो गुड्स है ना वो आपने जैसे सैंपल दिया, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर गुड्स जो है ना घटिया किस्म की हैं, या फिर डिफेक्टिव है, या डैमेज है, टूटी फूटी हुई हैं, या फिर आपने जो प्राइस हमको बताया था ना उस प्राइस पे नहीं आई, या फिर जो डिलीवरी है ना वो टाइम पे नहीं मिली। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बंदे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती और पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ को वापस कर देता है। हम करते हैं ऐसा। और इसके साथ साथ कहते हैं जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं ना, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं डेबिट नोट। ध्यान दो, जब हमने माल खरीदा, माल वापस दिया, तो उसके साथ हम यहाँ पे एक नोट भेजते हैं पर्टिकुलर कस्टमर के पास, और उस नोट को कहते हैं हम लोग डेबिट नोट, जिसके अंदर डिटेल होती है जो पहली क्लासेस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि कौन आपके अकाउंट को, पर्टिकुलर अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलिए अगले पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। ये क्या होता है, तो देखिए जिस तरीके से माल हमने खरीदा हमारी समझ में नहीं आया, तो हमारे भी कस्टमर्स को ये समझ में नहीं आ सकता, यानी कि जो जो रीजन हमने दिए वैसा ही रीजन हमारा कस्टमर हमको दे सकता है, ठीक है। इस बुक के अंदर हम क्या लिखेंगे, कहते हैं जो भी रिटर्न ऑफ गुड्स है ना बाय द कस्टमर, हमारे ग्राहक द्वारा हमको जो भी चीजें वापस भेजी जा रही हैं, लेकिन ध्यान दें हमारे कस्टमर ने वो चीजें उधार में खरीद रखी हों, तभी हम उसको यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। अगर नकद वो नकद में खरीद रखा होगा बंदे ने और फिर वापस करेगा, तो वहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक की बजाय ना हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट का इस्तेमाल करा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखें। वैसे ही परचेज रिटर्न बुक में अगर माल नकद में खरीद रखा था और हमने और तब वापस किया, तो हम यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बुक का इस्तेमाल सिर्फ उधार वाली चीज़ों को लेकर करते हैं, और इसीलिए कहते हैं इस बुक को है ना हम लोग कहते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। कहता है नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बैक वी नीड टू प्रिपेयर ए क्रेडिट नोट। कहता है हमको क्या, देखो जब माल वापस हमको मिला तब हम बनाएंगे यहाँ पे क्रेडिट नोट, जब माल हमने भेजा था तो तब हमने बनाया था डेबिट नोट। तो इधर जो क्रेडिट नोट है वो हम किसको, कस्टमर को भेजेंगे, जिसके अंदर डिटेल होगा कि हाँ भाई हमने आपका अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है।
ठीक है भाई, इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो डिटेल होंगी कॉलम्स वगैरह वो वैसे ही हैं जैसे हमारे परचेज रिटर्न बुक के अंदर किए गए थे, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फिर कहता है कि जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर क्या है, तो इट इज़ द ओनली रेजिडरी बुक। भाई ये क्या है, भाई जो भी ट्रांजैक्शन बाकी सब्सिडरी बुक में रह गई लिखनी, यानी कि उनसे रिलेटेड नहीं थी, तो उनके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो कहाँ पे, हमारी जनरल प्रॉपर में लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे कि भी मान लीजिए हम लोगों ने माल की एंट्री तो कर दी परचेज बुक में, तो वहाँ पे अगर असेट्स परचेज करी जा रही हैं तो उनको कहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे उनके लिए सेपरेट जनरल एंट्रीज करेंगे भाई। तो उनके लिए हम यहाँ पे एक अलग से बुक मेंटेन कर ली और उसको नाम दे दिया हम लोगों ने जनरल प्रॉपर। यानी कि कैश बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, बिल रिसीवेबल बुक में, बिल पेबल बुक में, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं है भाई, कोई भी ट्रांजैक्शन इनमें से किसी में भी नहीं आ रही, तो उसको हम यहाँ पे जनरल प्रॉपर में जगह देंगे। बस यही ध्यान रखें। उसके बाद फिर कहता है भाई, इसके अंदर कहता है दैट्स वाई द जनरल इज कॉल्ड द जनरल प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो भी सब्सिडरी बुक में नहीं आ रहा सिर्फ वही मेंशन करा जाता है, इसलिए इसको जनरल प्रॉपर के नाम से जाना जाता है इधर। और ऑल द सेल्स इन परचेज ऑफ असेट्स, जितनी भी संपत्तियां खरीदी जा रही हैं वो चाहे क्रेडिट बेसिस पे हो चाहे वो कैश बेसिस पे हो, ठीक है, उनको हम यहाँ पे जगह दें। सॉरी, क्रेडिट बेसिस मेनली, क्योंकि कैश बेसिस के लिए तो फिर हमारे पास कैश बुक का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कि अगर हमने यहाँ पे उधार में कोई असेट परचेज करी है तो उसको हम यहाँ पे, या सेल करी है तो उसको हम यहाँ पे इसके अंदर जनरल प्रॉपर के अंदर जनरलाइज करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। अब कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस इसमें यहाँ पे करी जा सकती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला वो कहता है ओपनिंग एंट्री जनरल प्रॉपर में करी जाती हैं, क्लोजिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रांसफर एंट्रीज, यानी कि हम जो भी ट्रांजैक्शन है भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब चीज़ों को ट्रांसफर कर रहे होते तो उसके लिए जो जनरल एंट्री होती है वो यहाँ पे करी जाएगी। उसके साथ एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, फिर यहाँ पे रेक्टिफाइंग यानी कि समाधान जर्नल्स वो सब करी जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन, जैसे कि भी हमने यहाँ पे परचेज ऑफ असेट कर लिया, बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ कर लिया, फिर हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड हो या अलाउड हो उनकी भी जनरल एंट्रीज हम यहीं पे करेंगे। ड्राइंग्स अगर पार्टनर ने, सॉरी मालिक ने करी है तो उनकी एंट्री भी यहीं पे होगी। गुड्स को हमने चैरिटी के रूप में दिया है तो उसकी भी एंट्री। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मिसलिनियस ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम जनरल प्रॉपर के अंदर ही जगह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं जिससे ये पता लगे कि भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, डेबिट नोट इश्यूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर। कहते हैं डेबिट नोट किसको प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, किसको, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक, क्योंकि हमने पता है ना परचेज रिटर्न बुक के साथ या बनाते ही जब रिटर्न करते हैं तो वहाँ पे हमारे साथ हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है वो हमारे पास डेबिट नोट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ए सेपरेट कॉलम इज मेड फॉर क्रेडिट नोट नंबर। कहता है वो कौन सी बही है या कौन सी सब्सिडरी बुक है जिसके अंदर क्रेडिट नोट नंबर डाला होता है स्पेसिफिकली। तो देखिए, जब परचेज बुक थी तो वहां पे तो कोई क्रेडिट नोट नहीं था, सेल्स बुक में भी ऐसा नहीं था, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर था। ठीक है, डेबिट नोट नंबर था, और सेल्स रिटर्न में हमारे पास क्रेडिट नोट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जवाब होगा वो है सेल्स रिटर्न पे, क्योंकि इसी के अंदर होता है कि भी हाँ हमने पर्टिकुलर पर्सन से माल वापस ले लिया और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स रिटर्न नोट, सॉरी क्रेडिट रिटर्न नोट हमारे पास हमारी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर मेंशन किया जाता है। अब गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड। तो किस में रिकॉर्ड करी जाएंगी, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, जनरल प्रॉपर में। तो देखिए ध्यान से, जो भी पर्सन है यहाँ पे जिसने मालिक है उसने पर्सनल यूज के लिए चीज़ें ले ली हैं फर्म से तो उसको जनरल प्रॉपर के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, जनरल प्रॉपर के अंदर, ये ध्यान में रखें हमारे पास। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000 प्लस 12% IGST है यहाँ पे, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको लगेगा कि सेल्स अकाउंट क्या। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, देखो भाई, हमने यहाँ पे सेल करी है, लेकिन कैसे सेल करी है, कैश में। कैश में, अब सेल करी है कैश में तो यहाँ पे सेल्स बुक तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा। और सेल्स अकाउंट में कितने रुपए दिखाएंगे हम, तो देखिए जो 12% GST है ना वो तो हमारे पास GST कलेक्टेड अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, बची क्या है हमारे पास, सिर्फ 25,000 की अमाउंट।
तो सेल्स बुक में तो भाई सिर्फ 25,000 ही जाएंगे, ये ध्यान, सॉरी सेल्स बुक बोल दिया मैंने, सेल्स अकाउंट में तो सिर्फ 25,000 ही जाएंगे। बाकी का जो 12% जीएसटी है वो हमारा जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा? तो मान लीजिए जीएसटी कलेक्टेड, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 25,000 है, 25,000 का 12% तो कितना हो गया, जीरो से जीरो हो गया 25, 12 जीरो, 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 दूनी 3,000 हो गया भाई। यानी कि हमारे पास जो सेल्स है वो 25 की, जीएसटी कलेक्ट हो गया हमारे पास 3,000 रुपये। ओके सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि नकद में है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे कैश में तो आए 28,000 रुपये, क्योंकि 25 + 3 28। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में कितने आए, सिर्फ 25,000। और बाकी टू IGST कलेक्टेड, तो यहाँ पे कितना, 3,000। तो टोटल 28,000 को दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया, 25 तो हमारे सेल्स अकाउंट में चले गए और 3,000 हमारे जीएसटी अकाउंट में चले गए। तो यहाँ पे यही तो पूछा था कि आपके सेल्स अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो 25,000 ही जाएगा। इसी के साथ मेरे मित्रों इस लेक्चर का होता है यहाँ पे दी एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।